नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के मनबसा में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान स्वस्थ जीवन और नियमित योग के महत्व पर भी जोर दिया गया। योग कार्यक्रम के बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया गया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली और आज दुनिया के अनेक देश भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को अपना रहे हैं और कार्यक्रम में योग के माध्यम से स्वस्थ समाज और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। यहाँ हमने योग घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड की योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। अगली खबर है धर्म नगरी हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक योग की गूंज सुनाई दी। जनपद के अलग अलग हिस्सों में आयोजित योग कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनाने का संकल्प लिया। ऋषिकुल मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के आयुष मंत्री मदन कौशिक, हरिद्वार मेयर किरण जैसल, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र, एसपी सिटी अभय कुमार समेत जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक योगाभ्यास किया। और ये बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हम लोगों के साथ साथ और सब लोगों का भी यही उद्देश्य रहता है कि हम सब लोग निरंतर योग करते रहें, योग से जुड़े रहें, क्योंकि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, वो शांति और अनुशासन का मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और योग करने से हमारे अंदर जो एक ठहराव होता है, शांति होती है और अपने कार्य के प्रति भी हम लोग जागरूक होते हैं। हमारी योग करने से कार्य क्षमता, कार्य कुशलता बढ़ती है। तो ये सब चीजें हम योग से अपने शरीर के साथ साथ मन पर भी बहुत प्रभाव देखते हैं और इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरी दुनिया का नेतृत्व इस क्षेत्र में भारत कर रहा है, ये हमें बहुत ही गौरव और गर्व होता है। पूरे सभी लोगों को मिलकर हमें योग के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि योग एक दिन का नहीं, अभी तो अपने जीवन में हर समय जब हम रोज के प्रतिदिन के अभ्यास में जुड़े, और मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार का वातावरण देश में बना है, निश्चित रूप से आज जो योग है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बने, इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बागेश्वर जनपद पूरी तरह योग में नजर आया। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम के तहत जिले भर में भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम नुमाइश खेत मैदान में आयोजित हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पार्वती दास ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिला अधिकारी अपूर्वा पांडे, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में भी योग दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। देवभूमि उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास कर रहे थे। राजधानी देहरादून में भी योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। परेड मैदान के नजदीक बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में आयोजित योग शिविर में सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास किया गया।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून का एमडीडीए सिटी फॉरेस्ट पार्क योग, स्वास्थ्य और प्रकृति के अनूठे संगम का साक्षी बना। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच 1000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में योग के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया और उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। वहीं अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नगरी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया। स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत समेत दुनिया के कई देशों से आए राजदूतों, उच्चायुक्तों, विदेशी प्रतिनिधियों और योग साधकों ने हिस्सा लिया। पवित्र गंगा घाट पर सामूहिक योग और ध्यान के माध्यम से स्वास्थ्य, संतुलन, शांति और वैश्विक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो पूरी मानवता को जोड़ने का कार्य करती है। कार्यक्रम में योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प भी लिया गया। आज परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में माँ गंगा की पावन तट पे हिमालय की गोद में शंकर भगवान आदि योगी की चरण में गंगा जी की बीचों बीच में हमने इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। इतनी देशों की राजदूत, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, काउंसलर्स और इतनी रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग देश की, अलग अलग धर्म की, अलग अलग जीवन जीने के ढंग की, मतलब people from every walk of life, every country, city, color, culture, क्योंकि योग सचमुच यूनियन। और हमने साथ ही साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल किया और उसके साथ हमने ध्यान किया, गंगा ध्यान किया और संकल्प भी किया कि हम केवल योग मैट के ऊपर नहीं करेंगे बल्कि जब हम मैट से ऊपर उठते हैं, when we rise from the mats, when we get off the cushions, कि हम योग को जिएंगे, we're going to live योग। क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल डे ऑफ योग पास किया, it was not only for exercise for the world, it was not only for physical health, it was for health in our minds, in our hearts, in our communities, in our nations, in our world and with Mother Earth। तो हमने सब हाथ उठा के संकल्प किया कि योग करेंगे और योग जिएंगे। अगली खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में 6 जून को शहीद हुए लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शहीद के आवास पर पहुंचे और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर वीर सपूत को नमन किया। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने का संबल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा और पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने शहीद के परिजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री धाम परिसर में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। शिवानंद आश्रम के योग साधकों के मार्गदर्शन में आयोजित इस सत्र में पुलिस, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों और पर्यटकों ने भी योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का संदेश दिया। पवित्र धाम की पृष्ठभूमि में आयोजित इस योग सत्र में आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य के अद्भुत संगम को दर्शाया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को नियमित योग की जीवन शैली में शामिल करने और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया।
खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर में सामाजिक न्याय पार्टी की अहम बैठक के बाद 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र गुर्जर और प्रदेश अध्यक्ष पुनीत कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी ने कई विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नेताओं ने दावा किया है कि एसएनपीजी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि जनता खोखले वादों से परेशान है और बदलाव चाहती है। पार्टी की सक्रियता से मैदानी सीटों पर राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में अभी एक 2 महीने पहले हमने पुनीत कश्यप जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और ये बहुत तेजी से पार्टी का विस्तार यहाँ पर कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 5-6 सीटों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और जितना इसमें बढ़ेगा वो समय बता पाएगा और लेकिन 5-6 हमारे कन्फर्म होगा। देखिए, अभी तो हमारी जो यहाँ पे रणनीति है वो 5 से 7 सीटों पे चुनाव लड़ने की है और अगर हम यहाँ सक्सेस होते हैं तो बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र में भी देखेंगे वहाँ के हालात भी। देखिए, मैं करेक्ट तो नहीं बोल सकता हालात वहाँ कैसे कैसे नहीं है, लेकिन आइडिया लगाइए जब यहाँ पे आप समतल में अगर यहाँ पे गरीबों को दिक्कत होती है तो वहां तो ऑब्वियसली होती होगी। वहां तो कुछ फैक्ट्री भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, तो वहां के तो लोग देश विदेश में या फिर कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हैं। रोजगार तो आए नहीं है, अगर उनको रोजगार चाहिए तो उनको यहाँ हमारे क्षेत्र में आना पड़ता है। तो वहां भी कहीं ना कहीं समस्या है। वो अभी 5 से 7 सीटों पे हमने जो रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने के बाद, तब उसके बाद सोचेंगे। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड के रुड़की में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नई राजनीतिक हलचल देखने को मिली। खानपुर विधायक रमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने जन निर्माण पार्टी की शुरुआत की है। रुड़की के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करना है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी पार्टी संघर्ष करेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और रणनीति तय करने के लिए बैठकें की जाएंगी। वहीं विधायक उमेश कुमार ने भी संकेत दिए कि वे इस बार जन निर्माण पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और अन्य उम्मीदवार भी मैदान में उतारे जाएंगे। हमने आज जन निर्माण पार्टी की घोषणा की है और इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां 25-26 साल यहाँ उत्तराखंड में होने के बाद भी यहाँ की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे और लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे न्याय व्यवस्था का मामला हो। सब लोग बहुत त्रस्त है, परेशान है। इसीलिए जनता के आह्वान पर, हमारे लोगों के कहने पर हमने ये पार्टी का निर्माण। 2027 में क्या तैयारी रहेगी इस पार्टी की? हमारी पार्टी फुल तैयारी से क्षेत्र में उतरेगी। विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगी 2027। उत्तराखंड में प्रत्याशी खड़े करेंगे? वो डिपेंड करता है प्रत्याशी और फिर से जन निर्माण पार्टी अपने नाम को सार्थक करे। जन निर्माण पार्टी के लोग जो हैं वो आम आदमी की आवाज को उठाएं, किसानों की आवाज को उठाएं, दबे कुचलों पीड़ितों की आवाज को उठाएं और जो है हमेशा जन निर्माण पार्टी उस व्यक्ति के लिए खड़ी रहे जिस व्यक्ति को जरूरत है। तहसील से लेकर जिला पंचायत ब्लॉक तक फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटाना इस पार्टी का मुख्य ध्येय होना चाहिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगराशु क्षेत्र में स्थित एक गुरुद्वारे को लेकर आज शाम तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुद्वारे में दोपहर से कुछ संदिग्ध गतिविधियों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। शाम के समय गुरुद्वारे की लाइटें बंद किए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, जिसमें करीब 30 से 40 पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से अधिक आईटीबीपी जवान शामिल हैं। रुद्रप्रयाग के एसडीएम, तहसीलदार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खबर रुड़की से है, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। कलियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में महज एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल चोरी करने के शक में 4 मासूम बच्चों को तालिबानी अंदाज में सजा दी गई।
आरोप है कि कुछ दबंगों ने बच्चों को रस्सियों से बांध दिया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। बच्चे रहम की गुहार लगाते रहे, रोते बिलखते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग भी मूक दर्शक बने रहे, तमाशा देखते रहे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नीट यूजी परीक्षा पुनर्परीक्षा को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई थी। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने और किसी के भी तरह के अनावश्यक जमावड़े पर रोक रहेगी। प्रशासन और पुलिस की टीमें सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात है। अभ्यर्थियों की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था और सुचारू संचालन को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही थी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की थी कि वे परीक्षा संबंधी नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पिछले वाली ज़्यादा अच्छी तैयारी हुई थी, पर इस बार मुझे नहीं पता कि कितना टफ लेवल आएगा नीट का, तो इस वजह से मैं थोड़ी डरी भी सी हूँ। उसमें इजी मॉडरेट था पेपर और अच्छा था पेपर पिछले बार। इस बार तो पता नहीं कैसा आएगा पेपर। अगली खबर हरिद्वार से, जहां प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने एक आदेश जारी करते हुए सभी पुजारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब वे किसी भी श्रद्धालु के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं देंगे। नई व्यवस्था के तहत पुजारी केवल भक्तों को तिलक लगाएंगे और प्रसाद वितरित करेंगे। ट्रस्ट की ओर से यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए। मंदिर प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद मंदिर परिसर में दर्शन और पूजन की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यही मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा आशीर्वाद का जो परंपरा थी उस पर हमने बैन लगाया है कि कोई भी पुजारी किसी भी महिला या पुरुष मेल फीमेल को जो है उसके सर पे हाथ नहीं रखेगा, उसको नहीं छुएगा। हाँ, उसको टीका लगाए, प्रसाद उसको दे, इतना बहुत है। क्योंकि जो आशीर्वाद देने वाला पुजारी नहीं, माँ भगवती है, साक्षात माँ भगवती बैठी हुई है, विराजमान है। माता जी का आशीर्वाद भक्तों को मिले। और बाकी ज्यादा ना कहते हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज दोहरा नजर आ रहा है। एक तरफ मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं पहाड़ी जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारों का दौर जारी है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत कई मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने देहरादून सहित 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आकाशीय बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। फिलहाल मैदानी इलाकों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है, जबकि प्रदेश में मानसून की दस्तक में भी अभी कुछ देरी हो सकती है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।